स्पेन की एक कहानी है, कई लोगों ने सुनी होगी। डॉन कियोटे नाम का एक व्यक्ति होता है। तो उसको और कुछ तो समझ में आता नहीं उसको, जो वहाँ विंड मिल्स होती हैं, उन विंड मिल्स में उसको जो है वो दुश्मन दिखाई पड़ते हैं और वो तलवार लेके उन विंड मिल से लड़ता रहता है। तो इसलिए डॉन कियोटे करके जब किसी को कहा जाता है तो एक अजीब से किसी व्यक्ति का, जो जिसे पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे राहुल जी और हमारी प्रियंका जी जो कह रहे हैं ना, जैसे हम राहुल और प्रियंका अब चले जलाने हैं कांग्रेस की लंका। और भाऊ हमारे साथ हैं, उन्होंने भी लंका का जिक्र किया था अभी कल या परसों। और ओंकार जी भी हमारे साथ हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि फटाफट सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और हम चलते हैं आज की यात्रा। बाबू को नमस्कार, ओंकार जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहले मैं बाबू से पूछता हूँ कि बाबू, रावण की लंका को जलाने तो हनुमान जी को बाहर से आना पड़ा था, ये कांग्रेस की लंका कौन जला रहा है? नहीं नहीं, आप गलती कर रहे हैं। रावण रावण की लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई थी। हनुमान जी की धूम को कुछ कपड़ा लपेट लपेट कर बहुत लंबा करके जलाया गया था। तो हनुमान जी सिर्फ इर्द गिर्द घूमते रहे और लंका जल गई। हनुमान जी ने कहा जलाई। तो वो जो धूम को कपड़ा बांध कर लंबा 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 खींचते गए और जिन्होंने जलाई थी उन्होंने लंका जलाई थी। हनुमान जी तो फिर घूमने गए थे पर टूरिज्म के लिए, और लंका जल गई। तो जो धूम जलाते उनको समझना चाहिए कि इसके बाद क्या हो सकता है। आप हम तो हनुमान जी को भगवान मानते हैं। वो तो बोले ये तो बंदर है, जला दो इसकी धूम। तो उन्होंने बंदर की धूम जलाई थी तो उनको बंदर दिखाई दिया, हमको भगवान दिखाई देता है। देखिए, समझना जरूरी होता है कि एक चीज जो हम देखते हैं कि उसमें आशय क्या है, वो अगर हम नहीं देखें तो हम उसके साथ गलत बर्ताव करेंगे और परिणाम गलत निकल आते हैं। तो क्या करें? ये कांग्रेस हो या और कोई भी पार्टी हो, और कोई भी पार्टी हो या कोई संस्था हो, संगठन हो, एक परिवार हो, वो अगर कोई कुछ बात ना समझ कर करते रहता है तो उसका परिणाम तो गलत आ जाएगा। तो ये जो लेटेस्ट प्रकरण है जिसमें अमरिंदर को भगाया गया है एक तरह से, और चन्नी को लाया गया है, जिसके बारे में अभी तक कोई किसी को पक्का नहीं है। कोई कह रहे हैं तो दलित है, दलित तो है आधिकारिक रूप से, और कई कह रहे हैं कि साहब ये तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके, या अभी तक खजूर में पहुंचे नहीं है, फ्री फॉल। नहीं, ये तो खजूर में ही अटके थे। तो बेचारे अमरिंदर सिंह खजूर से भी निकल गए। वो खजूर में अटके थे, वो तो निकल गए। अब कौन बिल्कुल फंसा है वो समझ में नहीं आ रहा है। या नवजोत सिंह सिद्धू फंसे, या चन्नी फंसे, या खुद राहुल गांधी फंसे। वो तो आपने बोला वैसा कोई स्पेनिश का बोला था। तो एक सलमान खान का कोई फिल्म में एक डायलॉग है कि एक बार मैं तय कर लेता हूं तो मैं बाद में खुद की भी नहीं सुनता। तो ये उस ढंग से चल रहा है, क्योंकि क्या करना है अगर आपको पता नहीं हो तो आप कुछ भी करो तो गलत ही हो जाता है। और समझो सही भी हो गया तो आपको लगता है कि यार क्या कर बैठा। यानी गलती से भी सही हो जाए तो शक में मन में होता है कि भाई कुछ तो गलती कर दी मैंने। तो इस ढंग से चल रहा है। क्या कोई मुझे बुरा कांग्रेसियों के बारे में लगता है कि क्या वो सोचना ही भूल गए कि भाई पार्टी के लिए क्या गलत है, हम पार्टी में क्यों है, हमारी पार्टी किस लिए है। ये सब भूल गए, सब भूल गए। और जिस ढंग से चल रहा है तो करना क्या था? आपको चुनाव जीतना है। 6 महीने में चुनाव आ रहा है तो आपको चुनाव जीतना है, वही भूल गए। और
इसके लिए एक बढ़िया बात पुरानी याद करके दे दूं आपको। जब 2013 के जुलाई में नरेंद्र मोदी को चुना गया कि भाई ये हमारा नेशनल फेस होगा, चेहरा होगा, और उनको कैंडिडेट नहीं बताया था, उनको उन्होंने कुछ कैंपेन चीफ बनाया था, प्रचार प्रमुख बनाया था बीजेपी के 2014 के चुनाव के लिए, कैंपेन के लिए। तो उस वक्त बोलना शुरू हो गया कि यही तो कैंडिडेट है। तो उस वक्त जयराम रमेश बोले थे, उन्होंने शायद टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बोला था कि ये सबसे बड़ा स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद, देश को स्वातंत्र्य मिलने के बाद मोदी ये सबसे बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। यानी नेहरू के जमाने से लेकर राहुल के जमाने तक मोदी जैसा बड़ा कोई चैलेंज है था ही नहीं। ये कैसा परफेक्टली प्रेडिक्ट किया था देखो, लेकिन उनको सुनेगा कौन, कौन सुनेगा। तो ये, और उस इंटरव्यू में और एक बात उन्होंने बताई थी, उस वक्त आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी तो एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, सबका चुनाव करने निकले थे। तो जयराम रमेश ने बोला था कि हम सब कांग्रेसी जो है वो 2014 के चुनाव के लिए परेशान है और राहुल गांधी 2019 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ये आपको मिलेगा जुलाई 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप सर्च कर सकते हो। मैंने पढ़ा था, मैंने उस पर लिखा भी था कि यह इंसान कितना सही बोल रहा है। अब देखिए बात कैसी होती है, प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है कि इन्होंने ये सच्चाई बोलने की हिम्मत की। तो सत्यव्रत चतुर्वेदी नाम के एक कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता और शायद राज्यसभा के मेंबर थे, वो इतने गुस्से में आ गए, बोले इनको इतनी ही मोदी भक्ति करनी है तो बीजेपी में चले जाए और मोदी का भजन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांग्रेस में ऐसी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। ये 2013 की बात है, 8 साल हो गए और देखिए क्या सामने। क्योंकि सच बोलना आसान है, सच बोलना आसान है, सच सुनना आसान नहीं होता, और समझना तो उसके परे है। आप कम से कम सच सुनने की हिम्मत रखो, तो समझना बाद की बात है। तो कांग्रेस में आज ये हालत है, क्या करेंगे? आपकी और हमारी कहां सुनेंगे? नबी आजाद या क्या बोलते हैं उनको, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, इनकी भी नहीं सुन रहे। यानी पूरी की पूरी कांग्रेस ऐसे हो गई है कि अजीब नबी है जो गुलाम भी है और आजाद भी है। बिल्कुल, पूरी की पूरी कांग्रेस भी जो है वो गुलाम भी है और आज़ाद भी है। तो ओंकार जी, आप क्या देखते हैं इसमें, जिस तरह के ये चरणजीत चन्नी को चुने जाने के बाद में जिस तरह का तमाशा चल रहा है एक तरह से पूरा पंजाब में, और हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग डफली, अलग अलग राग जो है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चालू किए हुए हैं। सुनील जाखड़ अलग है, तो अमरिंदर सिंह अलग है, तो आपके रंधावा कहीं और जा रहे हैं, तो सिद्धू जो है वो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं चन्नी को कि ये कहीं नहीं निकल जाए। तो आप क्या लगता है पंजाब में क्या होने वाला है? और उधर से आम आदमी पार्टी जोर मार रही है, अमरिंदर सिंह भी पता नहीं आगे क्या करेंगे, उनका रुख तो पूरी तरह से अस्पष्ट है ही। और जिन किसानों को या अपना वो साथ में लेके चलने वाले थे, वो किसानों को भी नाराज कर दिया, क्योंकि किसानों का आंदोलन तो वैसे भी जट सिखों का आंदोलन है, सबको पता है। आप इस पूरे रहस्य को किस तरह से, इस गुत्थी को कैसे सुलझा रहे हैं? एक तो एक्चुअल में मुझे लगता है कि दोनों भाई बहन अब कांग्रेस में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनके जैसे हों, मतलब सोच विचार के स्तर पर, और कुछ भी कह देने वाले बिना सोचे समझे। पार्टी की नीति वीति को तो बहुत पहले ही ये खूंटी पर टांग चुके हैं। सीडब्ल्यूसी की जितनी मीटिंग होती थी वो भी नहीं होती है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में आगे की नीतियां तय होती थी कि पार्टी को किस मुद्दे पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अब तो सीडब्ल्यूसी भी और नीति निर्धारक जो चीफ है पार्टी के, वो राहुल गांधी और उनके ट्विटर हैंडल है। वो सुबह उठ करके
किसी भी विषय पर जो प्रवचन दे देते हैं वही पार्टी की नीति बन गई है। तो इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को जो एक मस्खरा है, जो एक कॉमेडियन है, जो एक नॉन सीरियस आदमी है और जिसके सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियो इस समय तैर रहे हैं, बल्कि कई महीने से तैर रहे हैं, कि जिनमें एक ही शेर वो अलग अलग लोगों के नाम बदल करके सुनाता रहता है उनकी चापलूसी करने के लिए। तो ऐसे लोग अब इनको कांग्रेस में चाहिए। दूसरी बात ये है संजय जी, मुझे लगता है कि दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और जब आदमी डर जाता है कि उनकी जो पोजीशन है वो खतरे में हो सकती है या उनको संगठन से बाहर किया जा सकता है, और ये जो इनका डर है ये एक्चुअल में शुरू हुआ है 10 अगस्त 2020 से, जब 23 लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी थी। और इन 23 में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, 5 केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, 5 सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे हैं, कई प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मतलब सेंट्रल लीडरशिप का हिस्सा रहे हैं, ऐसे लोग थे। उनमें गुलाम नबी आजाद जो कभी पहले इनके खैर हुआ करते थे, इनके नीति निर्धारक हुआ करते थे जब राहुल गांधी कैमरों पर बात करते थे तो उनके अगल बगल खड़े होकर के उनके कान में जो फूंक मारते थे कि आपको अब ये कहना है, अब ये कहना है, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के गुलाम नबी आजाद तक और कई लोग थे। तो अब वो कहाँ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है? गुलाम नबी आजाद कहाँ है? या शशि थरूर कहाँ है? उनकी क्या हालत कर दी है? मनीष तिवारी की, आनंद शर्मा की क्या हालत कर दी है? ये वो लोग थे जो उनके इर्द गिर्द खड़े होकर के उनको सलाह देते थे कि आपको ये बोलना है और ये नहीं बोलना है। तो उन सलाहकारों को भी उतार करके इन्होंने फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आप निचले स्तर से लेकर के और टॉप लेवल तक जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, चाहे ब्लॉक का, चाहे जिले का, चाहे प्रदेश का, चाहे नेशनल, वो चुनाव से हो और जिसको 50% से ज्यादा वोट मिल जाए कार्यकर्ताओं के या जो भी पदाधिकारी हैं उनको आप अध्यक्ष घोषित कर दीजिए। तो दोनों भाई बहन बुरी तरह डरे हुए हैं। अब इनको रीढ़ विहीन लोग चाहिए। जो एक 20 जुलाई 2018 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी, तो उस समय वो प्रकरण हुआ था जब ये राहुल गांधी भाषण दिया 40 मिनट का और नरेंद्र मोदी के गले पड़े थे जाकर के। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था और नरेंद्र मोदी ने ये कहा था अपने भाषण में, वो ऑनलाइन उपलब्ध है यूट्यूब पर। उन्होंने कहा था, इससे पहले इन्होंने राफेल पे ये चैलेंज किया था कि मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा 15 मिनट और नरेंद्र मोदी मेरी आंखों में आंखें डाल करके मेरा सामना नहीं कर पाएंगे, छोड़ करके भाग जाएंगे सदन को। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साहब हम तो कामदार हैं, ये नामदार हैं। एक कामदार किसी नामदार की आंखों में आंखें डाल करके कैसे बात कर सकता है? सुभाष चंद्र बोस ने करने की कोशिश की थी, उनकी क्या गति बनाई? जेपी उन्होंने करने की कोशिश की तो उनकी क्या गति बनाई? मोरारजी भाई की क्या गति बनाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, इसके अलावा प्रणब मुखर्जी से लेकर के कई के नाम नरेंद्र मोदी ने उस समय लिए थे अपने भाषण में कि उन लोगों ने, और शरद पवार का नाम भी लिया था, कि इन लोगों ने आंखों में आंखें डाल करके बात की थी, तो उनकी क्या गति की है इन्होंने। तो अभी का अगर प्रकरण हम देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी तो यही हिमाकत की थी। एक रीढ़ वाले, एक पौरुष वाले, एक पुरुषार्थ वाले, जो मतलब हर चीज के लिए 10 जनपद की तरफ नहीं देखने वाले, जो गलती पीवी नरसिम्हा राव ने भी कर दी थी। बाद में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी डेड बॉडी तक 24 अकबर रोड में नहीं ले जाने दी इन लोगों ने। इतना मतलब उनकी पार्थिव देह के साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया था। तो पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि ये परिवार अगर अपनी पर आ जाए तो ये जो इनको चैलेंज कर सकते हैं। जितेंद्र प्रसाद का हश्र हमने देखा था
जितेंद्र प्रसाद ही सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनवाने की मुहिम में जुटे हुए थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ा सोनिया गांधी के खिलाफ, तो आप देखिए प्रदेशों में क्या हुआ उनके साथ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालयों में जब वो जाते थे तो वहां ताले लगे मिलते थे, उनके खिलाफ नारेबाजी होनी शुरू हो गई थी जितेंद्र प्रसाद के साथ, जितेंद्र प्रसाद के पिताजी के मतलब वो तो उपाध्यक्ष थे उस समय, तो वो चुनाव लड़ने की भूल कर बैठे कि डेमोक्रेसी बहाल करेंगे कांग्रेस में, वो ही बहाल होकर के रह गए। तो जो जो ऐसे मजबूत लोग अलग अलग प्रदेशों में अभी गलती से बचे हैं, ये उनकी अंत्येष्टि करने में लगे हुए हैं, उनका संस्कार करने में लगे हुए हैं। और जो दूसरा सवाल था आपका कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे, संजय जी मुझे लगता है कि अगर ये सीधे चन्नी को ना बना करके सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बना देते तो पार्टी अभी टूट जाती, इसी समय टूट जाती, वो इंतजार नहीं करते। अब उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि कांग्रेस थोड़ा और कुछ गलती करे ऐसी, तो मैं कोई बहाना लेकर के और जो मुझे करना है वो मैं करूं। और सेकंड थिंग, चरणजीत चन्नी को बना करके इन्होंने जो ये प्रचारित किया है कि हमने बड़ा क्रांतिकारी फैसला कर दिया है, जो अब तक पंजाब में नहीं हुआ था वो हमने कर दिया है, एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया है। क्या चरणजीत चन्नी पहली पसंद थे इनके? पहली पसंद इनकी सिद्धू थे। जब इनको लगा कि 4:30 बजे और 5 बजे के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू दे करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रायता फैला दिया है और नवजोत सिंह सिद्धू की आरती उतार करके रख दी है कि वो देश मतलब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएंगे, तब नवजोत सिंह सिद्धू का फैसला सीएलपी की मीटिंग में नहीं हुआ, वरना वही होना था। उसके बाद सोनिया गांधी के पास प्रस्ताव भेज दिया गया कि आप तय करिए। सोनिया गांधी ने पहले आपके रणधावा को उनको बनाना चाहा, उसका विरोध सिद्धू ने कर दिया, फिर सुनील जाखड़ का नाम आ गया, उसके बाद अंबिका सोनी का भी चल गया, फिर किसी ने ऐसे ही उड़ा दिया मनीष तिवारी, जो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कितने प्रतिशत है पंजाब में। तो ये तो चौथी पांचवी चॉइस थी मजबूरी की, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू भी सहमत हो गए और जिस पर सीधे तौर पर उसी समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बगावत नहीं की। वरना चरणजीत चन्नी को एक तरफ आप घोषित कर रहे हो, दूसरी तरफ हरीश रावत कह रहा है कि चुनाव तो हम नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ेंगे। व्हाट नॉनसेंस। मतलब जिसको आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हो उसके नेतृत्व में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसको अभी से बता रहे हो कि तुम नाइट वॉचमैन हो, बस जाकर के जो गुगली आ रही है, बाउंसर आ रही है, जो स्विंग फेंकी जा रही है, उसको किसी तरह खेल लो, नियमित बल्लेबाज तो कल सुबह ही आएगा, तब तुम आउट हो जाना। तो चरणजीत चन्नी को भी ये मतलब केवल एक शो पीस के तौर पर, एक कठपुतली के तौर पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। क्या पंजाब के दलित या दूसरे राज्यों के दलित इतने मतलब नासमझ हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एक्चुअल में खेल क्या हो रहा है? नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आपने ऐलान कर दिया केवल इसलिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने से जो जट सिख है वो नाराज ना हो जाए, तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू का नाम ले दो कि 2022 का इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, और दलितों को भी साध लो कि भाई हमने पहली बार पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। तो इस खेल को क्या वहां के लोग समझते नहीं है, इतने नासमझ है? जी भाव, ये सिद्धू के प्रति जो अगाध प्रेम है राहुल प्रियंका का, इसके पीछे कई लोग तो कहते हैं कि जो ये इन्होंने चीन के साथ जो साइन कर रखा है एग्रीमेंट, उसमें पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान अपनी बात चीन के माध्यम से कहलवा रहा है इनको, और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आपको लगता है कि ऐसा संभव हो सकता है? क्योंकि वैसे तो ये बाजवा मेरा यार है और इमरान खान मेरा यार है, ये तो ये ऊपर चारों तरफ कहता घूमता था। नहीं, मैं इतनी सिद्धू में अक्ल है ये नहीं मानता, और अगर सिद्धू में नहीं है तो राहुल में कहां से आएगी? आप जो फैक्ट्स है वो देखो, यहाँ पूरा का पूरा गेम जो है
वो अभी भी ओंकार जी बोले कि पार्टी टूट जाती है और अमरिंदर सिंह कुछ कर दे। अमरिंदर सिंह ने ही सब कुछ कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूं। जब इनको पता चला कि ये तीसरी बार विधायकों को मीटिंग ले रहे हैं तो मुझे अपमानित करके निकालेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो उन्होंने गेम ही पलटी कर दिया। अब ये समझने के लिए और एक सरदार मैं लाता हूं जिसका नाम बिशन सिंह बेदी है। मुझे अभी उस समय सिर्फ मेरा ख्याल है ये स्टार न्यूज होता था, बाकी के चैनल नहीं होते थे। उस वक्त इंग्लैंड में वर्ल्ड कप चल रहा था और ये एनडीटीवी या स्टार न्यूज जो है उसमें टर्निंग पॉइंट नाम का एक प्रोग्राम होता था, जिसमें वो उस दिन का जो मैच होता था उस पर विवेचना होती थी, उसका एनालिसिस होता था। तो उस दिन गड़बड़ ऐसी हो गई कि बारिश बहुत थी, तो उस दिन की जो मैच थी हुई ही नहीं। और उस वक्त उनके एक्सपर्ट थे बिशन सिंह बेदी, और वो भी वैसे सीरियस भी थे, मस्करे भी थे। तो अब करेंगे क्या? तो वो एंकर था, वो बोला कि ठीक है, कल जो मैच है उस पर बातें करेंगे। और कल जो मैच था वो इंडिया पाकिस्तान था। तो एंकर ने बिशन सिंह बेदी जी को पूछा कि अब या की क्या रणनीति होनी चाहिए टीम इंडिया की कल की मैच जीतने के लिए। तो आपको याद होगा बिशन सिंह बेदी की बात करने का एक तरीका होता, तो ऐसी मुंडी घुमाते थे, यानी कि बहुत कुछ सोच रहे। ऐसी मुंडी घुमाकर उन्होंने बोल दिया, अजहरुद्दीन शुड ड्रॉप हिमसेल्फ। वो तो एंकर हैरान हो गया, ये तो कैप्टन को खुद को ही ड्रॉप करने को बोल रहे, ये क्या बात हुई? कैप्टन दूसरे किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करके अपनी टीम फाइनल बनाता है, तो ये तो बोल रहे अजहरुद्दीन खुद को ड्रॉप करेंगे। ये बोला ये कैसी रणनीति हो सकती? बोला वही तो बड़ी रणनीति है। तो एंकर ने पूछा वो कैसे? तो बोला एक बात ध्यान में समझ लो, क्रिकेट में आज मैं बता दूं कि अगर अजहरुद्दीन कैप्टन होगा तो ये टॉस जीतने के बाद किसको बैटिंग के लिए पहले भेजेगा, या टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेना है या बैटिंग लेना है, ये क्या करेगा मैं अभी बता सकता हूं। अगर टॉस जीतते हैं तो, या टॉस हार जाएंगे तो क्या करेंगे ये भी बता दूं। अब ये समझ लो कि अजहरुद्दीन कैप्टन है, इस पर पाकिस्तान के टीम की पूरी रणनीति तैयार है, पूरी रणनीति कि क्या क्या अजहरुद्दीन करेगा, उस पर हम क्या करेंगे तय है। अगर कल सुबह अचानक अजहरुद्दीन डिक्लेयर करेगा कि मैं नहीं खेल रहा हूं, या सचिन हो या कोई गांगुली हो, वो आज के मैच में कैप्टनशिप करेगा, तो पाकिस्तान गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी रणनीति ही अजहरुद्दीन पर बेस हुई है। इसलिए खुद को अगर अजहरुद्दीन निकाल देता है तो पाकिस्तान की सब रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो डावाडोल हो जाएगी। अमरिंदर सिंह ने बिल्कुल वही किया। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या जो कोई नवजोत सिंह सिद्धू हो, इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये खुद ही छोड़ देंगे। तो इनके सामने प्रॉब्लम खड़ा हो गया, वो विधायक दल की मीटिंग भी समय पर नहीं ले पाए, क्योंकि उनको अब डायरेक्टली नया कैप आदमी चुनना था। तो सब गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं बोलता हूं कि अमरिंदर सिंह ने इनको अंधेरे में डाल दिया था। अब समझो अमरिंदर सिंह को निकाल के सिद्धू को लाते उसी मीटिंग में तो इतनी गड़बड़ नहीं होती, चन्नी बीच में नहीं आता। इसलिए बिशन सिंह बेदी ने जो रणनीति बोली थी, ठीक उसी ढंग से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना दाव खेला है अपना, और देखो कितनी गड़बड़ हो गई। इनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। और भागम भाग जो चल रही थी, हमने देखा जिस दिन सुबह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ज्यादा इंसल्ट सहने वाला नहीं हूं, मैं ही रिजाइन होता हूं, तो इनकी सब जो जिस जिस बेस पर, जिस एजम्पशन पर सब गेम बनाया था, वो गेम कोलैप्स हो गया। और चन्नी, रंधावा, अलग अलग नाम आते रहे, एक दिन निकल गया, दूसरे दिन तय कर पाए ना चन्नी का नाम। तो अब हमें समझना चाहिए कि गेम किसने खेला है। मैं मानता हूं कि अमरिंदर सिंह ने असली गेम खेला है। तो अभी आगे जाकर क्या करेंगे वो बोलते हैं, देखिए उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दे दिए, लेकिन आगे क्या करूंगा ये नहीं बोले। और एक बात बोल दूं जो मैंने मेरे हिंदी वीडियो में बोल दे,
कि वो तो फौजी है। और मेरे कर्नल दोस्त थे, उन्होंने जिस दिन चन्नी का चुनाव होने वाला था या मीटिंग थी, उस दिन इस कर्नल से अमरिंदर सिंह की बात हो गई और उन्होंने फास्ट वो फोन रखा और मुझे फोन किया, भाऊ यार तेरी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो रही है। मैंने बोला मेरी क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं नहीं, तुमने तो 4 महीने पहले बोल दिया था कि ये इंसल्ट नहीं मानेंगे और अमरिंदर सिंह निकल जाएंगे, पार्टी से भी टूटकर निकलेंगे, ऐसा होते दिखाई दे रहा है। मैंने बोला आपको किसने बोला? अरे यार कैप्टन अमरिंदर मेरा दोस्त है, मैंने सुबह उससे बात की है, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन इतना ही बोला है यार तू भी फौजी है, मैं भी फौजी हूं। तो जब चारों खाने चित होने का समय आ जाता है तो हम फौजी किस ढंग से अगली लड़ाई लड़ते वो सोचो, तो मैं क्या करूंगा तुझे पता चलेगा। ये उन्होंने उस कर्नल को बोल दिया जिन्होंने मुझे फोन किया था। तो आप सोचिए कि किस ढंग से अमरिंदर सिंह अपनी बाजी खेलेंगे। अब ये बाजी क्या होगी ये समझने के लिए हमें अफगानिस्तान में जाना पड़ेगा। वो जो पंजशीर है वहां 3000 लड़ाके गए थे तालिबान के, उनको घाटी में आने दिया और बाद में पीछे का ब्रिज उड़ा दिया। तो ये तो बाहर नहीं जा सकते, और पंजशीर के लड़ाके हैं उनको तो बाहर जाना ही नहीं था। तो पहले दिन में बाद में रात को बात आ गई कि 800 लोग तालिबान के मारे गए। तो वो फौजी है, उन्होंने क्या कहा है, मैं फौजी हूं, तू भी फौजी है, तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं, बोलूंगा नहीं फोन पर। तो आगे अमरिंदर सिंह क्या क्या करने वाले हैं उस पर सोचो। मैंने आपको पंजशीर का एक एग्जांपल दे दिया। जी, तो ओंकार जी ये बताएं कि अमरिंदर सिंह पर तो इन्होंने अपना दांव चला दिया, लेकिन सबसे अधिक यदि कोई कांग्रेस हाईकमांड की कोई अवज्ञा कर रहा है तो वो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। आपको संभवतः ध्यान होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको कि वो फरवरी 2020 से वो जयपुर के बाहर तो छोड़िए, अपने घर के बाहर भी 2-4 बार ही निकले। और बीच में जब संकट आया था तब सबको इकट्ठा करके होटल में, पहले यहाँ जयपुर से थोड़ी दूर पे एक कूकस जगह है वहाँ पर, और उसके बाद जैसलमेर, ये इनकी 2 आउटिंग हो रखी है। और उसके अतिरिक्त 1-2 बार कहीं गए हैं, बाकी ये घर से बैठ के ही राजकाज चला रहे हैं। जितनी बार कोई बाहर से आता है अजय माकन से कभी मिल लेते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, जितनी बार हाईकमांड से बुलाया जाता है ये तुरंत बीमार हो जाते हैं। हाईकमांड चाह रही है इनको कि ये पायलट ग्रुप को एडजस्ट करें, ये नहीं कर रहे हैं, कोई भी निर्देश उनका नहीं मान रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। जब भी कभी मिलने होता है तो कभी कोरोना हो जाता है, कभी हार्ट अटैक तक हो जाता है। तो इनके विरुद्ध तो कुछ नहीं करते दिखाई पड़ रहे। एक्चुअल में राजस्थान से पहले हम लोग एक दृष्टि डालें उत्तराखंड पे, फिर डालें कर्नाटक पे और फिर डालें गुजरात पे। इन 3 राज्यों में बड़ा स्मूथली नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने नेतृत्व परिवर्तन किए। उत्तराखंड में तो बैक टू बैक मतलब 2 चीफ मिनिस्टर चेंज किए, एक पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को, और फिर धामी को लाए जो खटीमा के विधायक है। और कर्नाटक में सबसे मुश्किल टास्क था, 78 साल के येदियुरप्पा को हटाना कोई मामूली बात नहीं थी, वहां के लोकप्रिय नेता रहे हैं, लेकिन बसवराज बोम्मई को ले आए। और गुजरात में क्या किया, गुजरात में तो मतलब सारे घर के बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल नया, मुख्यमंत्री नया, यहां तक के नितिन पटेल तक को हटा दिया। और नितिन पटेल के केवल आंसू आए, लेकिन वो आंसू भी मौन रहे, वो कैमरों पर नहीं आए, माइक पर नहीं आए। तो ये करिश्मा कैसे कर पाए नरेंद्र मोदी? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास एक ऐसी लीडरशिप है, एक ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व है, उन्होंने पार्टी को विनिंग ट्रैक पर डाल करके ये स्थापित कर दिया है कि
कोई चाहे योगी आदित्यनाथ का प्रचार करता रहे, सोशल मीडिया जो है मोदी को हटाओ योगी को लाओ कैंपेन चलाए, या किसी दूसरे का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करे। एक टाइम तो हमें और आपको याद है ना, जब शिवराज सिंह चौहान को मोदी से बड़े कद का लीडर बताया जाता था सोशल मीडिया पे, लेकिन वसुंधरा राजे, उन्होंने अपनी मनमानी की, उस समय चल गई, लेकिन क्या अब चल पाएगी? बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ कांग्रेस की लीडरशिप है, जिसमें कोई करिश्मा नहीं है, जिसमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, जिसके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, यानी विजन ही नहीं है, जिसके पास कोई नीति भी नहीं है, कार्यक्रम भी नहीं है। और नेतृत्व तो जैसा है, सोनिया गांधी कितनी सक्षम है, फिर भी 20 साल से अध्यक्ष बनी हुई हैं, बल्कि ज्यादा समय हो गया अब तो। राहुल गांधी कितने विजनरी हैं, उनको राजनीति का, समाज का, संस्कृति का, ग्लोबली अगर आप भौगोलिक देखें तो उसका कितना ज्ञान है। या पार्टियों का ही, अभी परसों भाव से बात हो रही थी तो कुछ गांधी जी पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने भाव से पूछा कि इनको गांधी जी के बारे में भी जानकारी नहीं है, बताइए, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। भाव बोले कि उसका तो छोड़ दीजिए, इनको इंदिरा गांधी के बारे में पता नहीं होगा जो इनकी दादी थी, या अपने पिता राजीव गांधी के बारे में भी पता नहीं होगा। ये ऐसे कांग्रेस के आज के लीडर हैं। तो संजय जी, जिनकी लीडरशिप को लेकर के चैलेंज किया जा रहा है और जो अपनी पार्टी को कहीं जिता भी नहीं पा रहे हैं, लगातार पार्टी छोड़ने वालों की कतारें लगी हुई हैं, इनको चैलेंज किया जा रहा है। दोनों भाई बहन और माताजी घबराई हुई हैं बुरी तरीके से। ऐसे में पंजाब में तो संभव है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी लीडरशिप पर ध्यान देने के बजाय पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी को खुश करने के लिए उनकी जी हजूरी करी और नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध जरूर किया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को यह स्थापित करने में कामयाब हो गए। और वहां पर मोस्टली विधायक जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराज कर लिए थे। लेकिन राजस्थान में ये सिचुएशन नहीं है। जब पहली बार सचिन पायलट ने बगावत का बिगुल फूंका था, मानेसर के होटल में जाकर के लेट गए थे, तब भी इनके पास 18-19 विधायक थे। मोस्टली विधायक तब भी अशोक गहलोत के साथ थे और आज भी ज्यादातर विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं। इसलिए राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी अशोक गहलोत को छेड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको पता है कि जो चीजें आप पंजाब में कर गए वो चीज आप जयपुर में या राजस्थान में नहीं कर पाएंगे, इसलिए अशोक गहलोत को नहीं छेड़ पा रहे हैं ये लोग। भाऊ, आप क्या कहते हैं? अशोक गहलोत वाकई जादूगर है या उसके जादू से डरते हैं? क्या कारण है कि अशोक गहलोत को तो बिल्कुल ही नहीं टच कर रहे हैं, जबकि एक एक बच्चे को राजस्थान में पता है कि अशोक गहलोत किसी कीमत पर दोबारा वापस नहीं आ सकते। आज तक नहीं आए। जब भी इनको मुख्यमंत्री बनाया तब भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। एक बार 56 सीटें लेके आए 200 में से, दूसरी बार 21 सीटों पर ही निपट गए। और इस बार अभी जो यहाँ बातचीत चल रही है वो ये है कि साहब की 21 का रिकॉर्ड बचेगा या टूटेगा, ये तो उनकी क्षमता है, बच्चा बच्चा जानता है। उसके बाद भी उनको ये छेड़ नहीं पा रहे। पायलट जिसने मेहनत करके इनको जिताया उसको इन्होंने किनारे कर दिया और इस दुम छल्ले को अपने साथ लगा लिया। और अमरिंदर जैसे लोकप्रिय नेता को तो हटा रहे हैं, और यहाँ जिसके बारे में निश्चित है कि बिल्कुल पूरी तरह से अलोकप्रिय नेता है, उसको ये टच नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसका कारण ये है कि जिस ढंग से निडरता नवजोत सिद्धू ने दिखाई है अमरिंदर से लड़ते हुए, अमरिंदर ने ऑब्जेक्शन दिया था, फिर भी ये पाकिस्तान चले गए इमरान की ओथ सेरेमनी में, फिर करतारपुर चले गए। तो जो निडरता अमरिंदर के खिलाफ इन्होंने दिखाई, किसने? नवजोत सिद्धू ने, वो तो पायलट ने नहीं दिखाई है। पायलट जब बगावत की थी, ठीक है, उनके पास 15 हो या 19 हो या 29 हो, वो बात नहीं है, लेकिन कुछ जाएगा तो जाने दो। जुआ अगर खेलना है, देखो जुआ खेलना है तो कुछ गंवाने की तैयारी रखनी चाहिए। सचिन पायलट के पास वो हिम्मत मुझे नहीं दिखाई देती।
तो इसलिए गहलोत क्या बोलते हैं, इनको हाईकमांड को नहीं कीमत दे रहे। और एक बात है, सिर्फ पायलट ने जिताया ये बात नहीं है, इसके पहले 10 साल पीछे जाओ तो बेचारे सीपी जोशी अध्यक्ष थे, वो खुद हार गए, नहीं तो उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे। फिर उनको सेंट्रल में लेकर मिनिस्टर बनाया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उस वक्त जो प्रदेशाध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो तो सीपी जोशी थे। तो गहलोत को ये दूसरी बार लॉटरी लगी है, और जब लॉटरी लगी उसके बाद तो वो मानने को तैयार नहीं है। बघेल की तो वही केस है ना, बघेल को भी उनको कीमत नहीं दे रहे। अब कोई वो सिंहदेव है, उनको लाना है। तो एक बात सीधी होती है कि अगर आप कितने बड़े हो, आपके अथॉरिटी क्या है, उससे मतलब नहीं होता। अथॉरिटी जितनी है, अगर आप ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे, आपके हाथ में पत्ते क्या है उसको बहुत सारी कीमत नहीं होती। आप उस पत्तों से कैसा गेम खेलते हैं, इसको इम्पोर्टेंस होता है। और मुझे लगता है कि आखिर तक अमरिंदर सिंह ने कोशिश की कि भाई पार्टी में गड़बड़ ना हो, पार्टी का लॉस ना हो, पार्टी के ही नाम पर मैं फिर से कुछ करूं, इसके लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन अब जो बोलते हैं ना मार्क्सिज्म में, मार्क्स का जो फेमस सेंटेंस है कि ये फाइट करो, चलो निकलो, क्या बोलते हैं, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट चेंज। तो अब अमरिंदर के सामने हारने के लिए कुछ नहीं है। वो आज तक बचाते थे तो अपनी चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी बचाते थे, लेकिन आज उनको बचाने के लिए कुछ है नहीं। वो बोलेंगे चलो मैं भी डूबूंगा, तुमको भी डूबाऊंगा। अब अमरिंदर के सामने एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस को फिर से मेजॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए। वो बात अभी भी राजस्थान में नहीं है। राजस्थान का मसला अलग है, क्योंकि यहाँ पायलट ने अगर उतनी ताकत दिखाई होती, क्यों उस वक्त क्यों बोले नहीं, उनको मनेसर से जाना नहीं था, उनको किसी भी कारण से प्रियंका से बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने की। वहां जो बोलते हैं ना, लड़ाई में पहला कौन डरता है, तो उस वक्त उन्होंने दिखा दिया कि गहलोत से ज्यादा मैं डरता हूं। गहलोत इनके खिलाफ बहुत सारा कुछ बोलते थे, लेकिन गहलोत के खिलाफ पायलट में एक भी शब्द नहीं बोला था। उससे पता चलता था कि ये लड़ने वाले हैं नहीं, और लड़ेंगे नहीं तो टिकेंगे नहीं। नवजोत सिंह लड़ते रहा, उसका मजाक बहुत उड़ाया गया, लेकिन वो आखिर तक अपने बात पर अड़ा रहा। ये पायलट ने नहीं किया, नहीं किया। हाँ ठीक है, क्या हो जाता, वो उनके साथ जो 19 एमएलए थे, उनकी एमएलए शिप जाती थी, पायलट को खुद को पीछे हटना पड़ता। लेकिन पायलट को अपनी कैपेसिटी पर भरोसा नहीं है कि मैं अकेले बलबूते पर फिर से चुनकर आ सकता हूं, मेरे साथ कुछ 25-40 लोग चुनकर ला सकता हूं। ये उनकी कैपेसिटी है, लेकिन उस पर उनका ही भरोसा नहीं। इसलिए गहलोत की ताकत बन गई, इनकी कमजोरी गहलोत की ताकत बन गई, और इसलिए आज भी राहुल गांधी गहलोत को हाथ नहीं लगा पाए। एक और इसमें फैक्टर है, ओंकार जी से मैं इसमें फैक्टर ये है कि छत्तीसगढ़ और पंजाब की स्थिति एक जैसी है, वहाँ पर कांग्रेस की अच्छी खासी मेजॉरिटी है। तो वहाँ पर कांग्रेस हाईकमांड ये रिस्क ले सकती है कि 10-20 इधर उधर चले जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप ये देखिए, वहाँ 67 और साथी वाथी मिला के लगभग 90 में से 70 इनके पास है। तो अगर बघेल 20 लेके इधर उधर चले भी जाते हैं तो भी ये अगर चाहे तो वहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं। पंजाब में भी इन्होंने यही किया कि 117 में से 80 इनके पास थे, तो इन्होंने कर लिया। लेकिन राजस्थान में स्थिति ऐसी नहीं है। राजस्थान में तो बिल्कुल 100 पर बैठे हुए हैं, ठीक 100 पर। और ये काम जो है, ये गहलोत जैसे अभी कह रहे थे भाऊ कि इन्होंने 2008 में भी यही किया, 2018 में। देखिए 2008 में और 2018 में दोनों बार
जब ये पता था कि यदि कांग्रेस जीतेगी तो गहलोत संभवतः सीएम के कैंडिडेट नहीं बनेंगे, तो दोनों बार गहलोत ने एक काम किया था, इस बार भी पिछली बार भी, और वो ये किया था कि चला के यह प्रयत्न किया था कि कांग्रेस की अच्छी मेजॉरिटी ना आने पाए, बस किसी तरह से एक कोने पे टिके रहे। और उसका इस बार भी इन्होंने कोई 17 या 18 इंडिपेंडेंट लड़ाए, उसमें से 13 जीते, और उनके कारण ही कांग्रेस के वो 99 पे टिक गई, वरना जो स्थितियां चल रही थी उसमें लग रहा था कि कांग्रेस आराम से 125 निकालेगी। तो ये जो है, ये इस कारण से ये गहलोत को नहीं छेड़ पा रहे हैं, लेकिन लगता है बघेल के तो छेड़ेंगे। क्या कहते हैं आप ओंकार जी? बहुत आसान बिल्कुल नहीं है संजय जी। मैं एक सवाल इससे पहले और उठाता हूँ। सवाल ये है कि जब आपकी 2/3 पे मेजोरिटी आई थी छत्तीसगढ़ में, तो आपने ये पंगा डाला ही क्यों कि 2.5 साल जो है वो भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर रहेंगे और 2.5 साल बाद फिर टी सिंहदेव को हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे? क्यों किया ये? जरूरत क्या थी? देखिए, जहां गठबंधन की सरकार हो, जहां दो दल मिलकर के मजबूरी में एक साथ आए, वहां तो इस तरह की सौदेबाजी समझ में आती है। जैसा उत्तर प्रदेश में एक बार मायावती के साथ किया गया था कि 2.5 साल मायावती रह लेंगे, उसके बाद 2.5 साल कल्याण सिंह रहेंगे, वो समझ में आता है। लेकिन अपनी ही जब आपको 2/3 मेजोरिटी मिल गई, तो आपने अपने लीडर्स को लड़ाने के लिए ये गंदा खेल क्यों खेला? और ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये सारे स्टेट में आप देख लीजिए। आप हरियाणा में जाओगे तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के सिंह भिड़े हुए हैं, बल्कि वहां तो कई गुट बने हुए हैं। किरण चौधरी अलग है, कैप्टन अजय यादव अलग हैं, अपने जो छोड़ चुके अब बीजेपी में हैं और अब बीजेपी में खुरापाते कर रहे हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो उस समय एक अलग गुट बना करके चलते थे। भूपेंद्र हुड्डा और बीरेंद्र सिंह दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और दोनों आपस में सिंह भिड़ा करके भी रखते थे। तो ये इन लोगों को सूट करता है कि जब तक प्रदेश की लीडरशिप और अलग अलग फिरके आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक इन्हें कोई चैलेंज करने वाला केंद्र में नहीं है। अब जो मैंने जिक्र किया था 10 अगस्त 2020 को जो चिट्ठी लिखी गई है, उसके बाद से ये थोड़े से हिले हुए हैं, क्योंकि उस चिट्ठी पे हस्ताक्षर करने वालों में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवड़ा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद जो अब बीजेपी में जा चुके, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, वीरप्पा मोइली, पृथ्वीराज चौहान, अजय सिंह, राज बब्बर, अरविंदर लवली, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुलदीप शर्मा, मतलब संदीप दीक्षित, ऐसी लीडरशिप। हालांकि ये अब G23 भी बेचारे थोड़े से खामोश हो गए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ को चुब्बा डाला है अलग अलग कमेटियों में, उनको एडजस्ट किया गया है, लेकिन इससे ये बहुत घबराए हुए हैं। और राजस्थान में भी ये अशोक गहलोत पर इसीलिए हाथ नहीं डाल रहे। पंगा हो जाएगा, पार्टी टूट भी सकती है, अशोक गहलोत क्या बगावत करेंगे। इसी तरीके से बघेल को हटाने से पहले भी कोशिश ये हो रही है कि बघेल को मना लिया जाए, मतलब जोर जबरदस्ती से उनको हटाने की नौबत ही ना आए, वही सरेंडर कर दे। पिछले हफ्ते ही उनको बुलाया गया था, टी सिंहदेव को भी बुलाया गया था दिल्ली, बैठ करके बातें हुई हैं कि भाई हमने जो जबान दी थी उसको झूठा मत करने दो, छोड़ दो। पर देखना यही है, क्योंकि ये माँ बेटा बेटी तीनों इतने कमजोर महसूस कर रहे हैं। अब आप देखिए ना क्या आलम था इनका, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ये एक परिषद की चेयरमैन बना करके इनको सुपर प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था, उस समय क्या कोई भी कानून, कोई भी अमेंडमेंट बिना सोनिया गांधी के देखे या बिना सोनिया गांधी के दस्तखत के होता था क्या? किसी भी मल्टीनेशनल को कोई भी लाइसेंस देना हो, कोई भी परमिशन हो, बिना 10 जनपद की इजाजत के होता था क्या? किसको गवर्नर लगाना है, किसको सेंट्रल में मिनिस्टर बनाना है, किसको हटाना है, किसको राष्ट्रपति बनाना है, किसको उपराष्ट्रपति बनाना है,
कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, जो परिवार ये फैसला करता रहा हो, जिसके इशारे पर तमाम चीजें होती हों, उनसे अगर एसपीजी जैसी एक प्रोटेक्शन ग्रुप भी छीन लिया गया हो, मतलब जिनका एक तरीके से बंदर बना दिया गया हो, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जो हताशा है और उनकी जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, वो किस लेवल पर होगी ये आप सोचिए। और कोई भी चैलेंज कर रहा है पार्टी के भीतर से, तो ऐसे में इतना आसान नहीं रह गया है किसी चीफ मिनिस्टर को हटाना। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको 22 के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ना तो जट सिख इतने नासमझ हैं और ना ही वहां के दलित इतने नासमझ है। और जिन जाट किसानों को आप पिछले 10 महीने से यहां बैठाए हुए हैं, आंदोलन करवा रहे हैं, उनका भी एक तरीके से आपने पप्पू बना दिया, क्योंकि उन्हीं के कास्ट में से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया। तो वो भी कितने नाराज होंगे अंदर से, जरा सोचिए। जी, और अब दर्शकों के पास जाने से पहले भाऊ एक बार महाराष्ट्र की बात तो करते चले। तो महाराष्ट्र में अब क्या लेटेस्ट है, थोड़ा आपके मुंह से ही सुन ले। नहीं, हमारे महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ठंडे हो गए तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने एक नया अन्ना हजारे खड़ा किया, जिसको लोग किरीट सोमैया नाम से पहचानते हैं। अच्छा। आपको याद होगा कि इसी ढंग से अन्ना हजारे को दिल्ली में रोका गया था, पकड़ा गया था, क्या क्या नाटक हुआ था, और फिर वही पुलिस ने उनको रामलीला मैदान पर पंडाल लगाकर बैठा दिया था, और बाद में 2 साल में इनकी सत्ता चली गई, याद है ना। तो ठीक उसी ढंग से वारे जाते उधर जाके क्या करते, वो भी किरीट सोमैया बोल रहे थे कि मैं तो कोल्हापुर की सीमा तक जा सकता हूँ, आप नहीं रोक सकते। फिर भी हर रेलवे स्टेशन पर जाके पुलिस उसको समझा रही थी, वो उनको इंसल्ट कर रहे थे। वो सुनकर उससे मिला क्या, मुझे बोले। मेरी एक बात बिल्कुल 2 साल से एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये किसी अच्छे वकील से, कानून के कोई बड़े जानकार हो, उससे सलाह करके क्यों एक्शन नहीं करते। हर बार ऐसा करते हैं कि न्याय कोर्ट से इनको जूते ही पड़े, थप्पड़ पड़े। ये क्यों कर रहे मुझे समझ में नहीं आता, क्यों करे। और दूसरी बात ऐसे कि मीडिया भी हमारे यहाँ का इनको इतना बड़ा चढ़ाकर बोला, अरे बढ़िया बढ़िया जाओ, तो इनका युवराज सिंह बना दिया है, हर बॉल पर सिक्सर मारो। और हर बॉल पर सिक्सर मारते मारते युवराज सिंह 3 बार टीम में गया, 3 बार टीम से बाहर आ गया। लेकिन 4 या 6 नाम ना मारते हुए भी धोनी तो कैप्टन तक पहुंच गया। तो इनकी जो बात है कि हाँ, रोज मानो कि चैनल को या न्यूज़पेपर को हेडलाइन देने के लिए गवर्नमेंट चला रहे, तो इसकी बुरी हालत होगी, और क्या करे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है उनको भी पता नहीं, हम क्या बताएं। मुझे अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो जो कुछ हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, अपोजिशन या कोई भी आकर गवर्नर से मिलता है, वो उनको कुछ ज्ञापन दे देता है, तो अपना कवरिंग लेटर जोड़कर वो गवर्नमेंट के पास भेज देते। तो अगर अपोजिशन के कुछ 13-15 एमएलए विधायक जाकर उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई साकेनाका में ये बलात्कार हुआ, उसके बाद लिए चर्चा करने के लिए एक स्पेशल सेशन होना चाहिए, तो उनको भेज दिया, वो रख देते, क्या जरूरत थी। उन्होंने उसको जब आप पार्लियामेंट का ही सेशन बुला कि देश भर में बहुत सारे बलात्कार हो रहे, तो ये क्या बोलते हैं कि जिसकी जरूरत नहीं थी। अब देखिए कि वो लेटर भेजने के बाद दूसरा जो उन्होंने ऑर्डिनेंस निकालने के भेज दिया, तो गवर्नर ने उस पर कुछ ऑब्जेक्शन लेके वापस भेज दिया, जाओ अभी। तो जिसकी जरूरत नहीं, देखिए मेरा और आपका झगड़ा जब होता है तब कुछ कारण होता है तो हम झगड़ लेते, एक दूसरे को गाली भी देते, मंजूर है। लेकिन आप जानबूझकर झगड़ा निर्माण करने की जब कोशिश करते हैं
तो बात समझने के परे होती है कि ये आखिर चाहते क्या है। हाँ, न्यूज़पेपर में हमारे लिए कुछ हेडलाइन निकल कर आए इसलिए कुछ भी करोगे आप। यानी न्यूज़पेपर के हेडलाइन के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चल रही है और उसमें बार बार कानून में फंस जाती। अब इनका ही होम मिनिस्टर है, वो कहाँ मुंह छुपा के बैठे देखिए ना, वो सामने ही नहीं आ रहे। नहीं तो ये तो हमारे अनिल देशमुख साहब थे, वो मार्च में, मेरा ख्याल है 7 या 8 मार्च 2021 को ये तो गुस्से में बोल रहे थे, अभी तो लता मंगेशकर भी इंक्वायरी करूंगा, सचिन तेंदुलकर की इंक्वायरी करूंगा कि या कुछ फॉरेन सेलिब्रिटी है उसके खिलाफ इन्होंने ट्वीट किया, तो क्या बीजेपी ने उन पर दबाव लाया था, इसकी भी इंक्वायरी करने निकले थे। और खुद की इंक्वायरी निकले तो कहाँ छुप कर बैठे पता नहीं। और उन पर बोलना भी, अभी पवार साहब बोलते भी नहीं, डरते हैं शायद कि अनिल देशमुख कर कुछ बोलूंगा तो मुझे भी समझ आ जाएगा। तो और ये यानी अनंत गीते क्या बोल गया? हाँ, अनंत गीते तो बोल गए ना। अभी अभी पता चलता है कि शिवसेना में देखो, अनंत गीते जो बोले हैं वो संजय राउत भी काट नहीं पाए। तो अंदर जो आप छुपा के दबा के कितना भी रोको, ज्वालामुखी तो एक ना एक दिन फटना है। और ये असल का ज्वालामुखी है, ये क्या राहुल गांधी का ज्वालामुखी है क्या कि मैं बोल जाऊंगा तो ज्वालामुखी फटेगा वगैरह बोला था ना 2017-18 में राहुल गांधी ने। तो मोदी को शायद इसकी शक है कि राहुल गांधी कब बोलेंगे और कभी फटेगा, इसलिए पहले से सेंट्रल विस्टा बना के रखो, नहीं तो ये पार्लियामेंट जाएगा तो चलाएंगे कहा। इसके लिए सेंट्रल विस्टा बना रहे। राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी पर भरोसा नहीं, लेकिन मोदी का है, इसलिए मोदी जी सेंट्रल विस्टा बना रहे कि शायद कभी राहुल गांधी बोलकर पार्लियामेंट पे गड़बड़ हो जाएगी तो बेचारे जाके बैठेंगे कहाँ बैठेंगे। तो चलिए, यानी राजनीति की पूरी मजाक बना रखा है पूरा। अब इसी पर अब हम चलते हैं दर्शकों के पास। दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग जितने देख रहे हैं वो उतने लोग कृपया देखते देखते इस पे एक लाइक बटन पे भी जरा हाथ चला दें, तो वो जो लाइक जो है वो बढ़ जाए, और साथ में इसको शेयर भी करें, बेल आइकॉन दबाएं, नीचे आपने देखा होगा वो लाल वाला बटन, उसको अवश्य दबा दें। और बाकी हमारी सहायता के लिए हम सदैव आपसे अनुरोध करते रहते हैं। आइए अब प्रश्नों पर चलते हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. विभव पनंडीकर जी, धन्यवाद आपको। चिन्मय दातार, मराठी बखारकारों ने मुगलों के बारे में लिखा है, दिल्लीचा बादशाह ते तो निर्मल्या, इज राहुल गांधी एज इररिलेवेंट एज लेटर डे मुगल बादशाह? नहीं, वो तो जयराम रमेश ने 2018 में एक इंटरव्यू में भी बताया था, सल्तनत तो चली गई लेकिन हम लोग आज भी सुल्तान जैसा बर्ताव करते हैं। वही अलग तरीके से कल परसों इंडिया टुडे के मराठी यूट्यूब चैनल पर पवार साहब ने बोला है कि जमीन तो निकल गई लेकिन आज भी खुद को मानते हैं कि ये सब जमीन हमारी थी है नहीं। तो ये इन्होंने बोला कि मुगल बादशाह को आखिर के जो थे उनकी जो बुरी हालत हो गई, वैसे ही कांग्रेस की हालत है। बखरकार का मतलब हिस्टोरियन होता है। हाँ, उस समय कहते थे ना कि क्या, शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। शाह आलम का राज दिल्ली से पालम तक। दिनेश शर्मा, धन्यवाद दिनेश जी। कुलदीप गुप्ता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस को समाप्त कर सोनिया गांधी एंड फैमिली आने वाले कुछ सालों में देश छोड़कर भागने का प्लान कर चुके हों? उदाहरण पंजाब कांग्रेस उत्तराखंड में भी निष्क्रिय है, क्या केजरीवाल को कांग्रेस स्थापित कर रही है?
अच्छा, ये भी अजीब बात है, वो हरीश रावत, उनको चुनाव लड़ना है उत्तराखंड में और उनको यहाँ पंजाब में फंसाए हुए। हाँ ज्योतिरादित्य तो सिंधिया को, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी तो ऐसे ही फंसाया था इन्होंने। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया था। पूर्वी हिस्सा प्रियंका वाड्रा को दे दिया गया था, पश्चिमी हिस्सा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया था, और गुना से टिकट भी दे दिया। तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों को लड़ाए या अपना चुनाव लड़े, तो हार गया, गुना से हाँ, हार गए। तो ऐसे ही हरीश रावत को भी ये हराने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और हरीश रावत को तो एक्चुअल में इन्होंने टारगेट सौंपा था कि ये नवजोत सिद्धू जो है अपने घर में चुपचाप क्यों बैठा है, इसको जगाओ, नींद से जगाओ उसको। तो हरीश रावत उसकी बाह पकड़ करके उठा करके घर से बाहर लेकर के आए कि तुम क्या कर रहे हो। तो दिल्ली वाले तो ये चाह रहे हैं कि तुम रोज ललकारो कैप्टन अमरिंदर को। तो तब उसकी बयानबाजी शुरू हुई है, उसके बाद ये फिर यहां तक पहुंचाया पूरा खेल। तो हरीश रावत को तो बहुत बड़ा टास्क सौंपा था ना उन्होंने कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार का तख्ता उलट दो जाकर के, तो वो वहां फंसे हुए हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, उत्तराखंड का चुनाव जब आएगा तब उनकी क्या हालत होगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को वहां 2-3 चीफ मिनिस्टर इसलिए चेंज करने पड़े कि भाई लोगों में थोड़ी सी हताशा थी, नाराजगी थी, कुछ इस तरह का था। लेकिन जब कांग्रेस कोई तैयारी ही नहीं कर रही है चुनाव लड़ने की, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो मतलब मरणावस्था में पहुंच रही थी वहां पर, वो फिर से जिंदा हो जाएगी, फिर से उसकी संभावनाएं बन जाएंगी। हाँ, क्योंकि आज के दिन तो वहाँ उत्तराखंड में बीजेपी का बुरा हाल है। मुझे लगता है कि ये जिताएंगे उसको वापस ले जाके। बिल्कुल। अगला प्रश्न, नचिकेत कुलकर्णी भाऊ, Mamta included in Time 100 influential people and Rahul delegitimized in Obama's book means West backing Mamta to fight against Modi in 2024. What about Pawar's dream? साहब, टाइम ने ममता को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल कर लिया है और राहुल तो कहीं है ही नहीं। तो वेस्ट जो है ममता के सपोर्ट कर रहा है क्या मोदी के खिलाफ? और फिर पवार साहब का क्या होगा? नहीं, पवार साहब का क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन अगर टाइम मैगजीन ने या वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स ने ममता बनर्जी को इतना बड़ा कर दिया तो वो खत्म हो गई, समझो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। क्योंकि वेस्टर्न और टाइम मैगजीन जो करता है बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है, हमने बार बार पिछले 10-15 सालों में देखा है। तो उससे कुछ नहीं होगा। देखो, वो लोग सपोर्ट करने से यहाँ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और अभी भी वो लोग ऐसा समझते हैं कि इंडिया जो है नेहरू इंदिरा जी के जमाने का है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम कहाँ बैठे, फिर भी अफगानिस्तान पर क्या होगा इस पर चर्चा इंडिया में हो रही है। इंडिया में का मतलब इंडियन इंटेलेक्चुअल्स में, और जो एफ्लुएंट क्लास है। देखो, रशिया का एनएसए आता है, सीआईए का चीफ आता है, डोवाल साहब से मिलता है। तो क्या मिलता है, उस पर क्या बात हो गई, हमको कुछ मालूम नहीं ना, उस पर चर्चा हो रही है। तो कुछ तो है कि जो पर्दे के पीछे चल रहा है। अगर जो पर्दे के पीछे चल रहा है उसका पता ही नहीं। इन लोगों ने तो बाइडेन को जीत के लाया था और बाइडेन ने कितना क्योस अराजक पैदा कर दिया अफगानिस्तान में, वो हम देख रहे। तो ममता को अगर सपोर्ट कर रहे तो मैं ममता को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनसे बच के रहो, इनसे बच के रहो, जो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स है। देखिए, इंटेलेक्चुअल का हमको एक बात समझनी चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो पूरी जिंदगी में एक गलती करते वो मान लेते हैं कि मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा, और बाद में जिंदगी भर गलतियां करते रहते। और जबकि उन्होंने मान लिया कि मैं गलती नहीं करूंगा तो वो गलती सुधरते नहीं। तो वेस्टर्न हो या हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हो, इनकी ये प्रॉब्लम है कि वो कभी गलती नहीं करते। अगर ममता को इन्होंने चुन लिया है तो ममता के लिए बड़ा डेंजरस सिग्नल है। 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखा था कवर पे टाइम ने? मिस्टर डिवाइडर। हाँ, डिवाइडर इन चीफ, डिवाइडर इन चीफ। और वो लिखा क्या? किसने था? वो ये तवलीन सिंह के बेटे ने, हाँ हाँ। आतिश तासीर, तो उससे लिखवाया था।
तो क्या कितना वो जानते हैं और उसके पीछे उनकी मंशा क्या होती है, मकसद क्या होता है, एजेंडा क्या होता है, ये तो एक्सपोज हो चुके सारे लोग। और 4 महीने के बाद उन्होंने ग्रेट यूनिफायर करके भी कवर स्टोरी की। उसी नरेंद्र मोदी पर ग्रेट यूनिफायर ऐसी स्टोरी टाइम मैगजीन ने की थी। तो इन पर क्या भरोसा करें? ये देखो, मान लो कि नवजोत सिद्धू जैसे कमेंटेटर है, अच्छा क्या हो गया, आउट हो गया, मेरा ख्याल है एलबीडब्ल्यू से आउट हो गया, नहीं तो कैच गया होगा। इस ढंग से जो कमेंट्री चलती है ना, तो वैसे है, उन पर चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं उल्टा ममता को जगाने की कोशिश करूंगा कि बहना संभाल ले, ये लोग डेंजरस है। नेक्स्ट, रोहित बंसल, is there a secret Naxalite pact between Tala Kaman and Ghungru Seth for Punjab elections? INC seems to be giving a walkover to आप। ये आप समझ गए होंगे ओंकार जी जी, जी जी ताला जी। कमान और घुंगरू नहीं, सेठ। एक्चुअल में क्या है कि इनको पैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये दो बड़ी बेवकूफी कर चुके हैं ऑलरेडी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आने पाए, इसलिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल को वॉकओवर दिया था। अपने सारे कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, टिकट बांट दिए थे, नॉमिनेशन हो गए थे, चुनाव प्रचार की सब तैयारी कर रहे थे, और राहुल और प्रियंका ने टोकन के लिए 1 या 2 सभाएं करके ये अपने घर बैठ गए थे। दूसरी बड़ी गलती इन्होंने की पश्चिम बंगाल में, वहां भी कैंडिडेट उतार दिए थे और पैक्ट भी हो गया था इनका वामपंथी दलों के लिए, फुरफुरा शरीफ के साथ भी पैक्ट हो गया था। लेकिन राहुल गांधी ने केवल 1 सभा की नक्सलवाड़ी के इलाके में, वहां भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आने पाए, इसलिए ममता बनर्जी के लिए खुला मैदान छोड़ दिया। तो आप अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मदाह कर रहे हैं, अपने आप को खत्म कर रहे हैं, तो फिर घुंगरू सेठ हो या कोई दूसरे हो, भैया वो तो आपकी जमीन को कब जाएंगे ही, और बड़ी आसानी से कब जाएंगे। भाई अरविंद केजरीवाल तो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, अच्छा झूठ बोलने में भी माहिर है, लोगों को लोभ लालच देने में भी, बहकाने में भी, उकसाने में भी बड़ा उस्ताद है। तो जगह जगह जाकर के 3-4 राज्यों में जाते हैं और कहते हैं सबसे महंगी बिजली यहाँ पे है, उत्तराखंड में भी सबसे महंगी बिजली बता देंगे, पंजाब में भी बता देंगे, उत्तर प्रदेश में भी बता देंगे, गुजरात में भी बता देंगे। तो लोगों को आप अगर स्पेस खाली छोड़ेंगे किसी के लिए, तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा लीडर है जो आपकी छोड़ी हुई जमीन को कब्जाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, और वही पैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद उनके लिए जमीन छोड़ रहे हैं, और जो झगड़ा इन्होंने पंजाब में अभी किया है, जिस तरीके से टांग पकड़ करके हटाया है अमरिंदर सिंह को, इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी वहां उठाने वाली है, क्योंकि अकाली दल भी पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तो इतना विषाक्त वातावरण बना करके और पीछे धकेल दिया गया है। वो वैसे ही अकालियों की पिछलगू थी अब तक, वहां उनकी लीडरशिप तैयार नहीं हुई। जमीन पर उनका संगठन जरूर है, आरएसएस का भी है, लेकिन अपना बीजेपी का संगठन खड़ा करने के लिए और लोगों को विश्वास में लेने के लिए किसी भी पार्टी के लिए टाइम तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ना। तो टाइम बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिला है। वहां की लीडरशिप जो तो थोड़ी बहुत है भी, जब वो लोगों के बीच में निकली तो अरुण नारंग के साथ क्या किया गया तरन तारण में, वो सबको पता है, उनके कपड़े फड़वा दिए। तो एक विषाक्त वातावरण बीजेपी के लिए वहां कर दिया। तो कांग्रेस अगर जमीन वहां लूज करेगी, अकाली दल अगर तैयार नहीं है, तो इसका फायदा किसको उठाएगा, कौन उठाएगा? अरविंद केजरीवाल उठाएगा। तो पैक्ट करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट, संदीप मित्तल, आप तीनों की जुगलबंदी सुपरहिट है, हर हफ्ते एक वीडियो जरूर बनाएं। अच्छा, धन्यवाद संदीप जी। नेक्स्ट, डॉक्टर चेतन, वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत को बचाया है, सचिन पायलट तो गहलोत और वसुंधरा दोनों को भविष्य में खतरा। ये बात सही है, इस पर मैं एक वीडियो कर भी चुका हूँ, ये बात काफ़ी सही है। सही। नेक्स्ट, Ankit, to what extent do you feel Pakistan is involved in upcoming Punjab elections?
भाऊ, पाकिस्तान का क्या इन्वॉल्वमेंट? मैं नहीं मानता कि वो इतने इन्वॉल्व है। देखो, हम ही आपस में लड़ रहे हैं, हम ही सत्यानाश कर रहे हैं, तो दूसरे को गालियां क्यों दे, क्यों दे? हम अगर ढंग से अपनी छोटी छोटी अपेक्षाएं, इच्छाएं, इसके लिए हम हमारा घर तोड़ने को निकले हैं, तो पाकिस्तान को तो उसमें फायदा उठाना जरूरी है। वो तो उनका काम ही है। सवाल यह है कि क्या हम अपने, देखो अकाली दल है, उनको ये जिम्मेदारी नहीं पता चल रही है, कांग्रेस को नहीं कर दे, तो पाकिस्तान उसका फायदा नहीं उठाएगा तो कौन? अमेरिका तो नहीं आकर उठाएगा। जो है पाकिस्तान और उनके बॉर्डर स्टेट है, तो उसका फायदा उठाने की। अब हमारे यहाँ देखो ना, शिवसेना ने जिस ढंग से अलायंस तोड़ दी, तो मरने जा रहे ये जो पार्टियां थी, एनसीपी और कांग्रेस, वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही थी। लगातार दूसरे चुनाव में उनका सफाया हुआ था। उनको नई जिंदगी शिवसेना ने दी है ना, क्योंकि हमको चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी मिलनी चाहिए। तो ये अगर हम राष्ट्र के प्रति कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं मानते और अपना पर्सनल स्वार्थ देखेंगे, तो उसके लिए दूसरों को गाली देना गलत होता है। मैं पाकिस्तान फायदा उठा रहा है, पाकिस्तान का अपने आप फायदा हो रहा है। हाँ, मैं होप करता हूं कि जो फौजी अब बाहर निकले हैं वो मैदान में आ जाएंगे और ऐसा नहीं होने दें। ठाकुर जयपाल सिंह, गुरु जी, भाऊ जी, ओंकार जी, नमन। भाऊ साहब, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ और आपके एनालिसिस में एक भी इलॉजिकल बात नहीं लगती। आप किसी भी पार्टी के अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। नहीं भाई, हमको एडवाइजर वगैरह बनना नहीं है, क्योंकि एडवाइजर गलत होता है। मैं इसलिए मानता हूँ कि जिसको परिणाम भुगतने हैं, एडवाइजर का मतलब ये होता है कि आप सलाह दे दे, वो मानना ना मानना उस पर होता है। अभी राहुल गांधी के पास बहुत सारे एडवाइजर है, वो एडवाइजर को भी मिट्टी में मिला देते हैं। प्रशांत किशोर की पिछले चुनाव में यूपी में क्या हालत हो गई आपने देखा है। तो उससे अलग है, जो करना है मैं सलाह ओपनली दे देता हूँ। देखिए, मेरी भूमिका ये होती है, पत्रकार की भूमिका, जब कोई पहाड़ के रास्ते से निकलता है कहीं, तो बोर्ड लगा रहता है कि वो यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, संभाल के जाओ। तो वो जो बोर्ड होता है वो मेरा, मैं मानता हूँ खुद को। मैं हर पार्टी को बताता हूँ कि भाई यहाँ धोखा है, अगर मानो ना मानो आपकी खुशी। नेक्स्ट। भाऊ को वसुंधरा राजे और राजस्थान का भविष्य क्या है, यह पूछना है। ये भविष्य, वसुंधरा राजे ने गलती की है, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और मोदी शायद चुप बैठे, इसका मतलब वो अल्टरनेटिव लीडरशिप बना रहे। मुझे मालूम नहीं, इसके बारे में दीक्षित जी ज्यादा बोल सकते हैं। लेकिन जो राठौर करके सेंट्रल में मिनिस्टर थे, वो नेमबाजी में वगैरह फौज में थे, शायद उनको आगे लाने की कोशिश हो रही है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब उनको ड्रॉप कर दिया गया तो मुझे लगा कि शायद उनको राजस्थान की बागडोर सौंपने की कोशिश हो रही। मैं दूर बैठाऊ, मुझे राजस्थान में प्रैक्टिकली क्या चल रहा है मालूम नहीं। इस पर संजय दीक्षित ज्यादा बोल सकते। ये तो निश्चित रूप से है कि ये वसुंधरा इस समय तो इग्नोर करके उनको रखा हुआ है, लेकिन वसुंधरा जो है वो चुपचाप बैठने वाली नहीं है। इसलिए इनको वसुंधरा से किसी न किसी दिन तो दो दो हाथ इनको करने पड़ेंगे। और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर दो दो हाथ आपको करने, पहले तो ये आप पक्का समझ लीजिए कि वसुंधरा जो है वो अमरिंदर सिंह की तरह चुपचाप नहीं बैठ जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। तो यदि आपको ये पहले आप तय कर लें कि आप वसुंधरा को हटाना चाहते हैं, तो आप ये भी तय कर लें कि आपको वसुंधरा से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। और यदि आपको दो दो हाथ करने पड़ेंगे तो उसका समय अभी है। 2 साल बाद करेंगे तो आप नुकसान खाएंगे। नहीं, मेरा जो भी मेरा आप, ख्याल है कि यूपी और 5 विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद वो क्राइसिस शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर 2 साल मिलते हैं, 2 साल जी, बचते हैं। क्योंकि 2023 का दिसंबर होगा,
तो अभी तो 2.5 साल होने आए हैं। अभी हाँ, वो 2.25 साल करीब 6 है महीने अभी। जाने के बाद 2 साल और मिलते, वो कोई लीडरशिप डेवलप की जाएगी। क्योंकि देखो, मोदी शाह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी रणनीति नहीं बताती, नहीं तो उनका भी सुरजेवाला हो जाएगा। तो, हाँ, तो और मोदी दूसरा एक शाह बात है को जो, अ, अब देखिए ये गुजरात में जिस ढंग से बदलाव लाया गया, वो इतनी आसान बात नहीं है। किसी भी क्वार्टर से ये बात नहीं आई कि भाई बदल होने वाला है, और बदल होगा तो इतना बड़ा होगा, ये कहीं भी बताया नहीं गया, कहीं से लीकेज भी नहीं हुआ। तो ये जो तरीका उनका है, तो वो तो सोचते होंगे कि राजस्थान में क्या करना है, लेकिन टीवी या मीडिया ये उसका प्लेटफॉर्म नहीं है, वो भी वो समझते। नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन पिछली बार जैसा था कि जिस समय उनके पास समय था वसुंधरा राजे को हटाने का, जबकि सबको पूरे राज्य को पता था और सभी को, यहाँ के नेताओं को भी पता था, सबको पता था कि वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीता जा सकता। उसके उपरांत भी वो उसको टालते रहे। फिर एक स्थिति में फिर और कोई चारा नहीं था, वसुंधरा कोई चेहरा बना के जाना पड़ा और हारे। और वो भी अगर अशोक गहलोत ने खुद के कैंडिडेट खड़े करके कांग्रेस वालों को नहीं हराया होता तो वो हार और भी बड़ी होती। तो इसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको बहुत लंबे समय तक टाला नहीं जाना चाहिए। ये करना है तो अभी आप कर लें, क्योंकि वसुंधरा पीछे नहीं हटेगी। वो फिर आमने सामने होकर वार करेगी, फिर आपको नुकसान हो जाएगा लास्ट में। वो नहीं, नुकसान बिल्कुल अभी बिल्कुल मैं मानता हूँ ना, नुकसान हो सकता है, लेकिन एक बात भी है कि आप बहुत सारे फ्रंट एट ए टाइम नहीं ओपन कर सकते। इसलिए मैंने बोला ना, सबसे बड़ा राजस्थान नहीं है तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मार्च में खत्म होने के बाद राजस्थान का मामला शुरू हो जाएगा, हाँ, शुरू हो विचार जाएगा। करना पड़े, इनको विचार नहीं, करना विचार नहीं पड़ेगा। करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी अभी से प्लानिंग उसका शुरू होगा, वो बताएंगे नहीं ना, तो उसकी सुखबुगाहट कहाँ होगी। वो यूपी तो का मुझे ध्यान चुनाव है, वो खत्म होने पहले दो। इसको राजेश पायलट को लाना चाहते थे हम्म, बीजेपी में। नहीं, वो अ, सब होना जो होना है वो यूपी के राजेश पायलट का रिजल्ट सचिन होने के पायलट। बाद, उसके बाद, अभी नहीं, अभी नहीं। जी हाँ। अन्य कोई प्रश्न है? इसी के साथ प्रश्न पूरे होते हैं। बाबू को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.